हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट फर्स्ट जो आपका है उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए पार्ट बी में आपने देखा होगा। ठीक है, विस्तृत अध्ययन सामग्री एवं बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम करेंगे। और इसका एकेडमिक रेफरेंस क्या है, फिर कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पाठ्यक्रम वेबसाइट पाठ्यक्रम से लिया गया है। ठीक है, आपका फोकस बॉटनी जूलॉजी में रहना चाहिए, उसी के प्रश्न हैं तो हम उसी को देखेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका टॉपिक था यूनिट 1 में जीवन की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, विकासवादी सिद्धांतों का इतिहास। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन काल से विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जैसे स्वतः जनन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे पाश्चर ने खारिज किया, और ओपेरिन हल्डेन का रासायनिक विकास सिद्धांत, ओपेरिन हल्डेन केमिकल थ्योरी। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति आदिम पृथ्वी पर सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे अमीनो अम्ल आरएनए के क्रमिक विकास के माध्यम से हुई। मिलर उरे प्रयोग 1953 ने प्रयोगशाला में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प के मिश्रण में विद्युत विसर्जन कर अमीनो अम्ल बनाकर इस रासायनिक विकास की पुष्टि की। ठीक है, तो आप नोट करते रहिएगा और लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। Various theories regarding the origin of life have been proposed since ancient times, such as the theory of spontaneous generation disproved by Louis Pasteur and the Operin-Haldane theory of chemical evolution. According to this, life originated on primitive Earth through a gradual biochemical evolution from simple inorganic molecules to complex organic compounds, amino acid, RNA. The Miller-Urey experiment 1953 confirmed chemical evolution by synthesizing amino acid from a mixture of methane, ammonia, hydrogen and water vapor using electric discharges. इसको अच्छे से याद करना, लास्ट में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको खुद से क्या आने चाहिए, सवालों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैविक विकास के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित साक्ष्य उपलब्ध है। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स, ऐसे अंग जिनकी मूलभूत संरचना और उत्पत्ति समान होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख और मनुष्य का हाथ। ये अपसारी विकास, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को दर्शाता है। तो समजात अंग क्या होते हैं? जिनकी जो संरचना है ना मूलभूत, वो क्या होगी, सेम होगी, उनकी उत्पत्ति समान होगी लेकिन उनके कार्य अलग अलग होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं समवृत्ति अंग, एनालोगस ऑर्गन्स, ऐसे अंग जिनकी संरचना भिन्न होती है परंतु कार्य समान होता है। अब इनकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर इनका अलग है, डिफरेंट है, लेकिन कार्य क्या है, वर्क एक जैसा करते हैं, जैसे तितली और पक्षी के पंख। यह अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। फिर आते हैं आपके अवशेषी अंग। ठीक है, जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो अब अक्रियाशील हैं परंतु पूर्वजों में क्रियाशील थे, जैसे मनुष्य में कृमि रूप परिसेचिका या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर आपका अकलेदाड़। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। Homologous organs with identical basic structure and embryonic origin but performing different functions. Flippers of a seal, wings of a bat and human hand. This demonstrates divergent evolution. Analogous organs with different anatomical structures but performing similar function. Example, wings of a butterfly and a bird. This indicates convergent evolution. Vestigial organs, non-functional remnants of organs that were functional in ancestors. Example, vermiform appendix, wisdom teeth in humans. ठीक है, अब आता है आपका अगला परिकल्पना हाइपोथेसिस, पुनरावृत्ति परिकल्पना। ठीक है, रिकैपिटुलेशन हाइपोथेसिस, रिकैपिटुलेशन हाइपोथेसिस। ठीक है, किसने दिया था, फिर इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को बायोजेनेटिक नियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, बायोजेनेटिक नियम किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्रतिपादित पुनरावृत्ति परिकल्पना को। ठीक है, इसका संक्षिप्त सूत्र है व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति को दोहराता है। ठीक है, ऑन्टोजेनेसी कैपिटुलेट्स
पाइलोगेमी, ठीक है। इसका अर्थ है किसी जीव के भ्रूणीय विकास ऑन्टोजेनी के चरण उसके पूरे विकासवादी इतिहास या जातिवृत्त को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए सभी कशेरुकियों, ठीक है, जैसे मछली, मेढक, पक्षी, मनुष्य के भ्रूणों में प्रारंभिक अवस्था में क्लोम दरारें, गिल स्लिट्स पाई जाती है, ठीक है। Formulated by Ernest Haeckel, this hypothesis is also known as biogenetic law. It states that ontogeny recapitulates phylogeny, meaning the embryonic development of an individual organism. Ontogeny repeats the evolutionary history of its ancestral species. Phylogeny, for example, the embryos of all vertebrates, fishes, amphibians, birds, humans exhibit gill slits during early developmental stages. अब आता है लैमार्कवाद, लैमार्किज्म, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क 1809, पुस्तक इनकी कौन सी पुस्तक थी? फिलोसॉफी जूलॉजिक, ने जैव विकास का पहला व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके मुख्य बिंदु हैं अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लगातार उपयोग किए जाने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं जबकि अनुपयोगी अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जीव द्वारा जीवन काल में अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन का विकास। तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क जो थे 1809, बुक इनकी थी फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है। प्रपोज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इट्स कोर टेनेट्स आर effect of use and disuse of organs. Frequently used organs develop more while unused ones degenerate. Inheritance of acquired characters, modification acquired by an organism during its lifetime are transmitted to the next generation. Example, evolution of the long neck in giraffes. अगला है आपका विभिन्नताएं, वेरिएशंस। एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कायिक विभिन्नताएं, सोमेटिक वेरिएशंस, जो पर्यावरण या अंगों के उपयोग के कारण होती है और वंशागत नहीं होती। दूसरी आपकी जननिक विभिन्नताएं, जर्मिनल वेरिएशंस, जो जीन या गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होती है और भावी पीढ़ियों में स्थानांतरित होती है। विकास के लिए केवल जननिक विभिन्नताएं ही कच्चा माल प्रदान करती है। वेरिएशंस आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बिहेवियर डिफरेंसेस ऑब्जर्व्ड अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। दे आर क्लासिफाइड इनटू सोमेटिक वेरिएशंस caused by environmental influences or use, disuse and are non-inheritable. Germinal variations arise due to changes in genes or chromosomes and are inheritable. Only germinal variation serves as the raw material for evolution. उसके बाद अगला आता है आपकी थ्योरी, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन 1859 में पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने प्राकृतिक चयनवाद दिया। इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं: जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और उनकी वंशागति, योग्यतम की उत्तरजीविता। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया शब्द कौन सा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तथा प्राकृतिक चयन एवं नई प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रकृति केवल उन्हीं विभिन्नताओं को चुनती है जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। चार्ल्स डार्विन 1859, इनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट रेस्ट ऑन 5 मेजर प्रिंसिपल्स: ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, वेरिएशंस इन देयर इनहेरिटेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसने कहा था ये? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। एंड नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेचर सेलेक्ट्स ओनली दोज वेरिएशंस दैट प्रोवाइड एन अडेप्टिव एडवांटेज। फिर अगला नियम है आपका, सिद्धांत कह लें,
विजमान का जर्मोप्लाज्म सिद्धांत, ठीक है, विजमैन जर्मप्लाज्म थ्योरी। अगस्ट विजमैन ने लेमार्क के उपाजित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का खंडन करने के लिए जर्मप्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म दिया। उन्होंने चूहों की पूंछ को लगातार 22 पीढ़ियों तक काटा। देखिए ये 22 जो चूहे की पूंछ 22 पीढ़ियों तक काटा, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, तो अब हमको पता चल गया होगा ये किसने किया था, विजमैन ने किया था, ठीक है। फिर भी हर बार पूंछ वाले चूहे ही पैदा हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शरीर 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना है, सोमेटोप्लाज्म कायिक द्रव्य और जर्मप्लाज्म जननिक द्रव। केवल जर्मप्लाज्म में होने वाले परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं, सोमेटोप्लाज्म में होने वाले परिवर्तन नहीं। ऑगस्ट विजमैन प्रपोज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म टू डिस्प्रूव लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। He cut the tails of mice for 22 consecutive generations, but offspring were always born with normal tails. He stated that the body consists of somatoplasm, somatic cells and germplasm. Germ cells, only changes occurring in the germplasm are inherited, whereas changes in somatoplasm terminate with the death of the organism. ठीक है। फिर आता है आपका अगला नियम, डी व्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, डी व्रीज म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डी व्रीज 1901 ने सांध्य प्रिमरोज इनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, पौधे पर प्रयोग करके, इनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, पौधे पर प्रयोग करके उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। उनके अनुसार जैव विकास क्रमिक न होकर अचानक होने वाले बड़ी परिवर्तनों के कारण होता है, जिन्हें हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन अनिश्चित वंशानुगत और तात्कालिक होते हैं, और उन्होंने इसे साल्टेशन, एक कदम में होने वाला बड़ा परिवर्तन कहा। तो क्या होता है फिर, ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा, जो इनका सांध्य प्रिमरोज है वो पौधे पर प्रयोग करके जो उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया ना, उनके अनुसार था कि जैव विकास क्रमिक ना होकर, मतलब एक क्रम से ना होकर अचानक होने वाले बड़े परिवर्तन के कारण होता है, जिन्हें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं। ह्यूगो डी व्रीज 1901 फॉर्मुलेटेड द म्यूटेशन थ्योरी बेस्ड ऑन हिज experiments on the evening primrose Aenothera lamarckiana. He postulated that evolution is a discontinuous and jerky process caused by sudden large inheritable changes called mutations. He referred to single step large mutations as saltation, contrasting Darwin view of gradual evolution. अगला है आपका विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसे नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है। इसमें डार्विन के प्राकृतिक चयन, डी व्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत और आधुनिक आनुवंशिकी, ठीक है, डॉब्जेंस्की, मेयर, सिम्पसन, स्टेबिंस के विचारों का समन्वय विकास के 5 मुख्य कारक माने गए: जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय विपथन या परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, प्राकृतिक चयन और जनिक पृथक्करण। ठीक है, अगला था आपका जीन प्रवाह और आनुवंशिक विचलन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो, जीन प्रवाह, जब एक समष्टि पॉपुलेशन के जीव दूसरे समष्टि में प्रवास, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन करते हैं तो उनके जीन भी स्थानांतरित होते हैं, जिससे एलील आवृत्तियों में बदलाव आता है। आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेवल राइट प्रभाव, किसी छोटी समष्टि में अचानक किसी संयोग या दैवीय घटना के कारण एलील आवृत्ति में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन। इसके 2 रूप है, संस्थापक प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट, और समष्टि बॉटलनेक प्रभाव, bottleneck effect. The transfer of genetic material alleles from one population to another due to inter-population migration, immigration और emigration. Genetic drift क्या होता है फिर? Sewell Wright effect. Random fluctuations in allele frequency within a small population solely due to chance events. Key mechanism include the founder effect and the population bottleneck effect. ठीक है, फिर आता है आपका हार्डी बीनबर्ग के सिद्धांत। ये तो हमने पहले भी किया था, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी। ये सिद्धांत बताता है कि एक बड़ी यादृच्छिक रूप से संभोग करने वाली रैंडमली मेटिंग समष्टि में
एलिल और जीनोटाइप आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है जब तक कि उन पर कोई विकासवादी प्रभाव जैसे उत्परिवर्तन, चयन, विचलन, जीन प्रवाह कार्य न करें। इसका गणितीय समीकरण p प्लस क्यू इक्वल टू 1 भी होता है और इसको हम p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ p क्या है प्रभावी एलिल और q क्या है अप्रभावी एलिल। अब इसमें 2pq क्या है फिर बताइए तो, 2pq क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 2pq हमने किया है, 2pq हमने निकाला था उस जो हमने आपकी सीरीज चलाई थी ना, MCQ किया था उसमें, तो हमने 2pq आपका एक प्रश्न आया था उसमें हमने बताया था कि 2pq क्या होता है, तो आप बताना। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलिल एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम generation to generation in the absence of evolutionary influences such as mutation, selection, drift and gene flow. Its mathematical formula equation is p square plus 2pq plus q square equal to 1, where p and q represent frequency of dominant and recessive alleles respectively. ठीक है, अब आता है आपका अनुकूलन, अडेप्टेशन क्या है फिर, पौधों का पर्यावरण के संबंध में अनुकूलन। जलोद्भिद हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले पौधे, इनमें वायु ऊतक एरेनकाइमा प्रचुर मात्रा में होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। जड़ें अल्प विकसित होती है, पत्तियों पर मोमी परत क्यूटिकल पाई जाती है ताकि वे सड़े नहीं, जैसे हाइड्रिला कमल। मरुद्भिद जीरोफाइट्स शुष्क रेगिस्तानी पौधे, पानी बचाने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। रंध्र गहरे धसे होते हैं। संकनिस्टोमेटा तना हरा और गूदेदार हो जाता है। फैलोक्लेट जैसे नागफनी ओपेंटिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको जलोद्भिद और मरुद्भिद भी क्या हो गए पता चल गया होगा, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। प्रकाश के संबंध में छायाप्रिय पौधे, ठीक है, जो कम प्रकाश या छायादार स्थानों में उगते हैं। प्रकाश प्रिय पौधे जिन्हें तीव्र सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, सियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स। उसके बाद है आपके तापमान के संबंध में, अत्यधिक उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के पौधे मेगाथम्स तथा अत्यधिक कम तापमान टुंड्रा वाले पौधे हैकिज़ोथम्स। ठीक है, हैकिस्थोथम्स विशिष्ट प्रोटीन और शारीरिक अनुकूलन दर्शाते हैं। Hydrophytes, aquatic plants, possesses well-developed parenchyma for buoyancy. Poorly developed root systems, stomata, are either absent or restricted to the upper surface with a waxy cuticle to prevent waterlogging. Example, Hydrilla and Nelumbo. ठीक है, Xerophytes, desert plants, modified leaves into spines to minimize transpiration. Presence of sunken stomata, thick waxy cuticles and succulent stems. ठीक है, फैलोक्लेड फॉर वाटर स्टोरेज। एग्जाम्पल ओपेंटिया। विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, शियोफाइट्स शेड लविंग प्लांट्स ग्रोविंग इन लो लाइट इंटेंसिटीज। हेलियोफाइट्स सन लविंग प्लांट्स रिक्वायरिंग इंटेंस सोलर रेडिएशंस। विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्लांट्स अडेप्टेड टू हाई हीट जोन्स मेगाथम्स वर्सेस कोल्ड आर्ट्रिक जोन्स हैकिस्टोथम्स एग्जिबिट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अडेप्टेशन एंड थर्मल स्टेबल एंजाइम्स। फिर आता है आपका जंतुओं का अनुकूलन, एनिमल अडेप्टेशन। विभिन्न आवासों के आधार पर जंतुओं में निम्न अनुकूलन होते हैं। स्थलीय टेरेस्ट्रियल, पैरों की सुदृढ़ संरचना, शुष्क त्वचा और फेफड़ों द्वारा श्वसन। धावक कर्सोरियल, तेज दौड़ने वाले, लंबी और पतली टांगें, उंगलियों की संख्या में कमी जैसे घोड़ा हिरन। आरोही सेंसोरियल, अर्बोरियल, पेड़ों पर चढ़ने वाले, पकड़ने के लिए मुड़ने वाली पूंछ। ठीक है, नखरयुक्त उंगलियां और चिपकने वाले पैड जैसे गिरगिट गिलहरी। उड़नसील वोलेंट और एरियल, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित। वायवीय या खोखली हड्डियां न्यूमैटिक बोन्स। वायुकोश ईयरसेक्स जैसे पक्षी चमगादड़। जलीय एक्वेटिक, धारा रेखित शरीर, स्ट्रीमलाइन बॉडी, तैरने के लिए फिन्स या पतवार रूपी पैर, श्वसन के लिए गलफड़े। खनन फोसोरियल, बिल बनाने वाले, खोदने के लिए चपटे और मजबूत अग्रपाद। छोटी आंखें या अंधापन जैसे चूहा छुछुंदर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, डेवलप्ड लिम्स फॉर लोकोमोशन,
keratinized skin to prevent desiccation and pulmonary respiration. Cursorial running, elongated slender limbs with reduced digits to minimize friction. Example, horse, deer. Sensorial arboreal climbing, prehensile tails, साप्स, क्लॉज और एडिसिव पैड्स फॉर ग्रिपिंग ट्री ट्रंक्स. ठीक है, जैसे आपका हो गया कैमेलियन एंड स्क्वेरल. वॉलेंट एरियल फ्लाइंग फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. न्यूमेटिक हॉलोज बोन्स टू रिड्यूस बॉडी वेट and accessory ear sacs like birds and bats. Aquatic, streamlined body morphology, fins or webbed feet for propulsion and branchial gill respiration. Fossorial, burrowing, broad powerful spade-like forelimbs for digging, reduced eyesight or vestigial eyes जैसे mole rat and earthworm. ठीक है. अनुकूली विकिरण, जीवाश्मीकरण और मानव विकास, अडेप्टिव रेडिएशन. अनुकूली विकिरण क्या होता है? फिर एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक सामान्य पूर्वज प्रजाति से शुरू होकर विभिन्न पारिस्थितिक आवासों के अनुकूलन के कारण नई प्रजातियों के विकसित होने की प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण कहते हैं. इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है गैलापागोस द्वीप समूह पर पाई जाने वाली डार्विन की फिंचें, जिनकी चोंच का आकार भोजन की आदतों के अनुसार बदल गया, तथा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. जिसने ये सुना होगा ना, उसको 12th की याद आ गई होगी. अरे डार्विन की फिंचें तो हमने 12th में सुना था. ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं. द इवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर इन अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज डाइवर्सिफाइज इनटू मल्टीपल डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल नीचेस within a shared geographical territory is known as adaptive radiations. Prime examples include Darwin's finches of the Galapagos Islands, which exhibited diverse beak morphologies tailored to distinct feeding habits, and Australian marsupials. ठीक है, फिर आता है आपका जीवाश्मीकरण, फॉसिलाइजेशन, पौधों और जंतुओं के जीवाश्म. प्राचीन काल के पौधों या जंतुओं के मृत अवशेषों या छापों के भूगर्भीय परतों में परिरक्षित होने की क्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं. यह प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे अस्मीकरण, पेट्रीफेक्शन, खनिजों का प्रतिस्थापन, सांचा और कास्ट, मोल्ड्स एंड कास्ट, द एम्बर में परीक्षण. जीवाश्मों की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग C4 या C14 या यूरेनियम लेड विधि द्वारा किया जाता है. बीरबल साहनी भारत के प्रसिद्ध पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे. ठीक है, पेलोबोटनिस्ट थे. Fossilization is the process by which organic matter or impressions of ancient flora and fauna are preserved within sedimentary rock strata over geological period. Modalities include petrifaction, minerals replacement, molds and cast, and preservation in resin. Age determination of fossils is executed via radiocarbon dating or uranium lead chronometry. Professor Birbal Sahni is the celebrated father of Indian paleobotany. ठीक है, अब आगे आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की ओर. मानव के क्रमिक विकास का सही क्रम निम्नलिखित है. ठीक है, ड्रायोपिथिकस या फिर रामापिथिकस, प्राइमेट पूर्वज, कपी समान और आदि समान मानव. ठीक हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत? ऑस्ट्रियोपिथिकस, प्रथम मानव कपी जिसने सीधे चलना शुरू किया. यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है. ठीक है, इनके सीसी पूछ लेता है पेपर में कि कितने सीसी कपाल क्षमता क्या थी इनकी. ठीक है, गाड़ी का सीसी में समझना क्या बोलते हैं, क्या है इनका जो इनका कपाल क्षमता है ना, उसके बारे में. तो प्रथम मानव कपी जिसने सीधे चलना शुरू किया, द्विपाद गमन, कपाल क्षमता इनकी 450 से 500 सीसी थी. होमो हैबिलिस, प्रथम औजार निर्माता मानव, यानी सबसे पहले औजार निर्माता किसने किया? होमो हैबिलिस ने. कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी की थी. होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव, जिसने आँख की खोज की. आँख की खोज किसने की? फिर होमो इरेक्टस ने. कपाल क्षमता 900 सीसी, जैसे जावा मानव, पिकिंग मानव. फिर आता है आपका होमो निएंडरथैलेंसिस. ठीक है, होमो निएंडरथैलेंसिस, गुफाओं में रहने वाला, मृतकों को दफनाने वाला संस्कृति युक्त मानव. कपाल क्षमता 400 सीसी. ठीक है, इससे आपका यदि आपने दरोगा का पेपर दिया होगा तो उसमें बना था एक प्रश्न, तो आप देख सकते हैं. ठीक है,
होमोसेपियंस, ये तो हम ही हैं, आधुनिक प्रबुद्ध मानव, इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में लगभग 75,000 वर्ष पूर्व हुई थी। कपाल क्षमता कितनी भी हमारे अंदर 1350 से 1450 का सीसी इंजन लगा है, ठीक है। तो कपाल क्षमता की बात हो रही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो ड्रायोपिथिकस, रेमापिथिकस, मियोसेनिक, एपी लाइक एंड ट्रांजिशनल होमोनिड एंसेस्टर्स, ऑस्ट्रोपिथिकस, फर्स्ट बाइपेडल होमिनिड, वॉक्ड इरेक्ट, cranial capacity 450 to 500 cc, Homo habilis, first tool maker commonly known as the handyman, cranial capacity 650 to 800 cc, Homo erectus, completely erect posture, discovered the control use of fire, cranial capacity 900 cc, example Java man and Peking man, Homo neanderthalensis, cave dweller, exhibited cultural traits such as burying the dead, cranial capacity 1400 cc, Homo sapiens, modern intelligent human, originated in Africa around 75,000 years ago, cranial capacity 1350 to 1450 cc, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अभी तक आपने कितना ध्यान दिया परीक्षा, ये जो हमने पढ़ा कितना ध्यान दिया ये अब पता चलेगा, ठीक है। तो चलो फिर अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, मीलर और ऊरे, मीलर एंड ऊरे के प्रयोग में किस गैस का मिश्रण उपयोग नहीं किया जाता? विच गैस मिक्सचर वॉज नॉट यूज्ड इन मीलर एंड ऊरे एक्सपेरिमेंट? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, किसका नहीं किया जाता फिर बताओ? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का नहीं किया जाता। आदिम पृथ्वी का वातावरण अपचायक रिड्यूसिंग था, वहाँ और मुक्त ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, ठीक है, एक ही बात है। इसलिए प्रयोग में केवल CH4 NH3 H2 यानी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और जलवाष्प ली गई थी, ठीक है। द प्रिमिटिव एटमोस्फियर फॉर रिड्यूसिंग एंड लैग्ड फ्री ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ये तो आप बता लेंगे, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख किस प्रकार के अंगों के उदाहरण हैं? किस प्रकार के हैं फिर? समजात अंग होमोलोगस, संवृत अंग एनालोगस, अवशेषी अंग वेस्टिजियल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवृति अंग एनालोगस। दोनों की उत्पत्ति और आंतरिक संरचना भिन्न है परंतु कार्य उड़ना समान है, जो अभिसारी विकास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाता है। दे डिफर इन एनाटॉमिकल ओरिजिन बट परफॉर्म द सेम फंक्शन। किसके लिए? फ्लाइंग के लिए। अगला है, व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त को दोहराता है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। यह कथन किस सिद्धांत का है? किसका है फिर बताइए? लैमार्कवाद का है, डार्विनवाद का है, पुनरावृत्ति सिद्धांत है या फिर उत्परिवर्तन सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनरावृत्ति सिद्धांत। इसे किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था, जिसे बायोजेनेटिक नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, लैमार्क ने अपने जैव विकास के विचारों को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? किस में किया था फिर? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, फिलोसोफिया जूलॉजिक, सिस्टेमा नेचुरी या फिर हिस्टोरिया एनिमलियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलोसोफिया जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजिक। लैमार्क की यह पुस्तक वर्ष 1809 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें अंगों के उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत था, ठीक है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, लैमार्क या फिर ह्यूगो डी व्रीज? किसने किया था फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। फिर आपका, विस्मैन के जर्म प्लाज्म सिद्धांत ने किसके सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया? डार्विन का प्राकृतिक चयन, लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, डी व्रीज का उत्परिवर्तन या फिर मेंडल के नियम? किसने किया? किसका किया था बताओ? तो ये किया था आपका लैमार्क का, जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति थी ना, उसने क्या किया? उसने चूहों की 22 पीढ़ियों तक पूंछे काटते गया, लेकिन क्या हुआ? फिर भी जो चूहा पैदा हुआ कैसा हुआ? पूंछ के साथ ही हुआ। तो उसने कहा लैमार्क की जो बात है वो क्या है? गलत है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, ह्यूगो डी व्रीज ने अपना उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस पौधे पर शोध करके दिया था? पाइसम सटाइवम, एनोथेरा लैमार्कियाना, सांध्य प्रिमरोज, मिराबिलिस, जलापा, गुलेबास, सोलेनम
ट्यूबेरोसम यानी आलू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, उसके बाद है आपका ये देखिए, ये प्रश्न मैंने बोला था कि आपसे पूछ सकता है हार्डी वीनवर्ग संतुलन समीकरण पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 में 2pq किसे प्रदर्शित करता है, किसे करता है फिर? समयुग्मजी प्रभावी, विषम युग्मजी प्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी या फिर अलिल आवृत्ति, किसको करता है बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है पी स्क्वायर आपका होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, क्यू स्क्वायर आपका होमोजाइगस रिसेसिव होता है और 2pq आपका हेट्रोजाइगस होता है, जीनोटाइप आवृत्ति होती है। और 2pq डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी छोटी समष्टि स्मॉल पॉपुलेशन में संयोगवश एलील आवृत्तियों में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जीन प्रवाह, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन या फिर उत्परिवर्तन। तो इसे कहते हैं इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे सेवल राइट प्रवाह भी कहा जाता है जो छोटी समष्टियों में प्रभावी होता है, ऑल्सो नोन एज द सेवल राइट इफेक्ट, हाईली प्रोमिनेंट इन स्मॉल आइसोलेट्स। फिर है आपका आगे की ओर वायु ऊतक एरनकाइमा का पाया जाना किस प्रकार के पौधे का मुख्य अनुकूलन है? किस प्रकार का है फिर? ये तो अभी पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, अगला है धसे हुए रंध्र संकन स्टोमेटा किस वर्ग के पौधों में पानी की हानि को रोकने के लिए पाए जाते हैं? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जीरोफाइट्स, मरोद्भिद। अगला है तेज दौड़ने वाले अनुकूलन जैसी लंबे टांगे और कम उंगलियां क्या कहलाती है? क्या कहलाती है फिर? आरोही अनुकूलन, धावक अनुकूलन, खनन अनुकूलन या फिर उड़नशील अनुकूलन। तो इसे हम कहते हैं धावक अनुकूलन, कर्सोरियल। अगला प्रश्न है पक्षियों में खोखली और वायु से भरी हड्डियां पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? हॉलो एयर फिल्ड बोन्स इन बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज, क्या कहते हैं फिर? वायवीय हड्डियां, उपास्थि हड्डियां, तिलचट्टा हड्डियां या फिर भारी हड्डियां। तो इन्हें कहते हैं वायवीय हड्डियां। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स। फिर आपको गैलापैगोस द्वीप समूह पर डार्विन की फिंचों में चोंच का विविधीकरण किसका उदाहरण है? अभिसारी विकास का, अनुकूली विकिरण का, समानांतर विकास का या फिर कृत्रिम चयन का। तो यह है आपका अडेप्टिव रेडिएशंस का। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग बहुतायत में किया जाता है? यूरेनियम 238, कार्बन 14, आयोडीन 131 या फिर कोबाल्ट 60। तो इसका राइट आंसर है कार्बन 14। अगला प्रश्न मानव विकास के इतिहास में सबसे पहला द्विपद गमन बाईपेडल लोकोमोशन, दो पैरों पर सीधा चलना किसने प्रदर्शित किया? देखिए मैंने कहा था बनेगा इससे प्रश्न, तो बताइए क्या है, किसने कहा था? कौन चलता था फिर दो पैरों पे सीधे चलना? सबसे पहले किसने किया था? ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस या फिर होमो इरेक्टस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, किस मानव पूर्वज को सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में जाना जाता है? फिर कौन है? होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है या फिर आपका निएंडरथल मैन है या फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होमो हैबिलिस। अगला है आग की नियंत्रित खोज और उपयोग करने वाला पहला मानव पूर्वज कौन था? हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर टू कंट्रोल एंड डिस्कवर फायर? कौन था फिर? होमो हैबिलस था, होमो इरेक्टस था, निएंडरथल मैन था या फिर क्रो मैग्नन मैन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, बिल्कुल यही प्रश्न आया था जहाँ तक मेरे को याद है दरोगा के पेपर में। निएंडरथल मानव की कपाल क्षमता क्रैनियल कैपेसिटी लगभग कितनी होती है? 500 सीसी, 900 सीसी, 1400 सीसी या फिर 700 सीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1400 सीसी। आधुनिक प्रबुद्ध मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? किस में हुई थी फिर? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो अफ्रीका, लगभग 75,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अपसारी विकास को प्रमाणित करने वाले मुख्य अंग कौन से हैं? विच ऑर्गन्स एक्ट एज मेजर प्रूफ ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? समृद्धि अंग, एनालॉगस, होमोलोगस, वेस्टिजियल या फिर आर्टिफिशियल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन।
औद्योगिक मेलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, बिस्टन बेटुलेरिया मॉथ किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, बिस्टन बेटुलेरिया मॉथ इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ लैमार्कवाद, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन या फिर मानव निर्मित विकास। किसका है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल सिलेक्शन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद कालिक जमने के कारण काले रंग के मौत प्राकृतिक रूप से अधिक जीवित बचे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रसिद्ध पुरावनस्पति वैज्ञानिक पैलियोबोटनिस्ट कौन थे जिन्होंने बीरबल साहनी संस्थान की स्थापना की? कौन थे फिर? तो ये थे आपके बीरबल साहनी। ठीक है, लखनऊ में स्थित बीरबल साहनी पुरावनस्पति विकास संस्थान पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ी समष्टि किसी आपदा के कारण घटकर बहुत छोटी हो जाती है, जिससे जीन आवृत्ति बदलती है? What is the process where a large population collapses drastically due to disaster changing gene pools? संस्थापक प्रभाव, बॉटलनेक प्रभाव, जीन विक्षेपण या फिर सॉल्टेशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉटलनेक इफेक्ट। अगला प्रश्न है, छायाप्रिय पौधों को तकनीकी रूप से किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये तो आपका पता चल गया क्या है, सियोफाइट्स, छायाप्रिय। ठीक है, सायोफाइट्स वे पौधे हैं जो घने जंगलों में बड़े पेड़ों की छाया के नीचे कम रोशनी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने देखे जो यूनिट 1 था उसको अच्छे से कवर किया, जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो किए। ठीक है, साथ साथ आगे भी हम और यूनिट्स को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और कई बच्चे कमेंट करते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो लेके आए। देखिए वो प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चंस ढूंढने में काफ़ी समय लगता है। तो जैसे आपने आज कुछ कमेंट किया है, अगर वो मेरे को लगता है कि ठीक है चैनल में इतने बच्चे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर का बहुत आ रहा था, तो बच्चे ही नहीं हैं उतने, अब 4-5 बच्चों के लिए अगर मैं एग्रीकल्चर टॉपिक बनाता हूँ, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी वाले बच्चे काफ़ी हैं, तो एग्रीकल्चर तो आना है, कुछ मात्रा में आना है, लेकिन इतना भी नहीं आना है कि आप पूरा एग्रीकल्चर पे ही फोकस करें। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर से कोई पार्ट भी देना चाह रहा है तो उसके लिए फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमको भी सोर्स ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस को लाएं और वो आपके पेपर में फंसें। ठीक है, तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे किसी के लिए भी, जैसे पीजीटी बायोलॉजी डाला था मैंने, उसमें 1-2 बच्चों का ही कमेंट आया, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि अब एक बच्चे के लिए हम वापस से उतना क्वेश्चंस ढूंढें। आपका जैसे मैंने पीजीटी के लिए किया है, वैसे करने के लिए मैंने 2026 में, जो अभी हाल ही में आपका यूपी में पीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ है, आपको वो पेपर देखना चाहिए और मैं लेके आऊँगा उसको। ठीक है, उसकी पीडीएफ बनी है, उस पर जल्दी ही वीडियो बनेगी, तो आप देखना, उस पेपर का लेवल देखना और 2018 में जो मैंने डाला है उसका लेवल देखना, तब आप कहेंगे कि क्या डिफरेंट आया है 2026 के पीजीटी बायोलॉजी में। आपको क्वेश्चंस पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा कि आंसर तो फिर अलग बात है। ठीक है, तो चैनल में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए 28 दिनों में अभी हमारे चैनल में लगभग 5000 से 8000 लोग विजिट किए हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें से सब्सक्राइब सिर्फ 200-300 लोगों ने किए हैं, तो ऐसे तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। हम भी अच्छा प्रयास करेंगे यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।